ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज़ के इस बुलेटिन में। चलिए करते हैं खबरों की शुरुआत और खबरों की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। जमीन घोटाले के आरोपों में घिरे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 5वें समन पर भी ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे, बल्कि वे एक कार्यक्रम में हिस्सा लेने पलामू के लिए रवाना हो गए। जमीन घोटाले की जांच कर रही प्रवर्तन निदेशालय द्वारा झारखंड के मुख्यमंत्री को पूछताछ के लिए 5वीं बार सम्मन जारी किया गया, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं गए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार मुख्यमंत्री हाई कोर्ट में सम्मन के खिलाफ अपील कर चुके हैं, जिसकी सुनवाई की तारीख अभी तय नहीं है। बताया जाता है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मुख्यमंत्री को इसके पहले 4 बार सम्मन जारी किया जा चुका है, लेकिन मुख्यमंत्री ईडी कार्यालय नहीं गए। ये ईडी का 5वां सम्मन था, लेकिन इस बार भी मुख्यमंत्री ने ईडी के सम्मन की अनदेखी की, बल्कि वे प्रवर्तन निदेशालय के क्षेत्र कार्यालय के सामने से होते हुए पलामू के लिए रवाना हो गए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड हाईकोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय के खिलाफ शरण ली हुई है। वहीं रांची स्थित जैप 1 के ग्राउंड में 18 झारखंड पुलिस ड्यूटी मीट का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन राज्य के ग्रामीण विकास मंत्री द्वारा किया गया। पुलिस महानिदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक की उपस्थिति भी इस कार्यक्रम में रही। कार्यक्रम का शुभारंभ शहीद स्थल पर मुख्य अतिथियों और गणमान्य प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर किया गया। साथ ही आगंतुकों का अभिवादन बैंड के साथ किया गया। कार्यक्रम के दौरान पुलिस के जवानों ने अपनी जबरदस्त दक्षता एवं कौशल का प्रदर्शन किया। इस मौके पर दिए गए अपने संबोधन में ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री आलमगीर आलम ने कहा कि अपराध, नक्सलवाद और समाज में शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस की सराहनीय भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि जनमानस के बीच पुलिस की पहचान और विश्वास कैसे बने, इस दिशा में प्रयास करते रहने की जरूरत है। आज अपराधी नई तकनीक का इस्तेमाल करते हैं, जिसे चुनौती के रूप में लेकर उसे निरस्त करने की भी आवश्यकता है। ग्रामीण क्षेत्र हो, चाहे नक्सलवाद क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो, चाहे जो भी कार्यक्रम पूजा पार्वण से लेकर सभी कामों से आपका सहयोग रहा है और सराहनीय है, और इसको भी आगे भी बढ़ाना हमें जरूरत है। कैसे करके हम जनता जनमानस के बीच में अपना पहचान, अपने विश्वास हम कैसे छाप हम कैसे छोड़े, उसके लिए हमें प्रयत्न और किसी तरह का काम करना चाहिए। वहीं पुलिस महानिदेशक ने कहा कि समय के साथ अपराध के तरीकों में बदलाव आए हैं। उन्होंने कहा कि साइबर अपराधों से निपटने के लिए न सिर्फ पुलिस को तकनीकी रूप से दक्ष होने की जरूरत है, बल्कि नई पीढ़ियों को इससे बचने की भी जरूरत है। समय के साथ साथ अपराध करने के तरीकों का उसमें भी बदलाव आता रहता है, और जो कन्वेंशनल अपराध हैं जैसे कि मर्डर, डकैती, चोरी, रेप, ये सब तो है ही। उसके अलावा नया जो हम सबके सामने समस्या आ रही है वो है साइबर क्राइम। जो है वो साइबर क्राइम गांव से लेकर के शहरों तक, महानगरों तक फैला हुआ है, और उससे आप लोग, हम लोग सभी कहीं ना कहीं अफेक्टेड हैं, प्रभावित है। तो इस आधुनिक युग में साइबर अपराधों द्वारा किए जा रहे अपराध के विरुद्ध पुलिस को विशेष रूप से प्रशिक्षित होकर रक्षा हासिल करने की आवश्यकता है, और ऐसे अपराधियों पर नजर रखने के लिए और उन्हें पकड़ने के लिए हमेशा एक नई रणनीति तैयार करनी है। आने वाले समय में जो युवा हैं, जो बच्चे हैं, जो देश का भविष्य है, उन्हें साइबर अपराधियों से कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये भी हमारा पुलिस का उत्तरदायित्व है। वहीं राजधानी रांची में राजभवन के समीप विगत 1.5 महीने से टेट पास सहायक शिक्षकों का आमरण अनशन लगातार जारी है। इसी क्रम में टेट पास सहायक शिक्षकों ने राजभवन से झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता विभाग के मंत्री के आवास तक न्याय मार्च निकाला और अपनी मांगों के समर्थन में धरना दिया। मंत्री के आवास के समक्ष धरना दे रहे टेट पास सहायक शिक्षकों के प्रमंडलीय अध्यक्ष का कहना है कि राज्य सरकार को अपनी मांगों से कई बार अवगत कराया गया है। हमारी मांगों को जायज़ बताया भी गया है, लेकिन सरकार ने कोई पहल नहीं की। इसलिए पिछले कई दिनों से टेट पास शिक्षक लगातार आंदोलनरत है। पेयजल स्वच्छता मंत्री की ओर से हमारी मांगों को लेकर सरकार से वार्ता का आश्वासन मिलता रहा है। हम शिक्षकों को पूर्ण विश्वास है कि हमारी वेतन मांग की मांग को जल्द पूरा किया जाएगा। हम लोग के आंदोलन का 46वां दिन है। करीब 1.5 माह से हम लोग का आंदोलन चल रहा है, और इस आंदोलन के क्रम में हम लोग सत्ताधारी दल के तमाम विधायक, तमाम मंत्री के पास गए,
सबके पास अपनी बातों को रखे। सभी लोगों ने बोला कि आपकी मांग जायज़ है, जिनमिन मांग है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। लेकिन कहते तो हैं कि आपकी मांग जायज़ है, आपकी मांग पूरी होनी चाहिए। आखिर लेकिन मेरा मांग फंस कहाँ रहा है, रुक क्यों रहा है? हम लोग के सामने कह के जाते हैं कि आपकी मांग बिल्कुल जायज़ है। यही माननीय से हम लोग गढ़वा में मिले थे, हमारे माननीय मंत्री हैं, हम गढ़वा की विधानसभा का हैं, माननीय मंत्री जी से गढ़वा मिले थे, सारा दस्तावेज को दिखाए तो बोले कि नहीं बिल्कुल तुम लोग की मांग जायज़ है। जब टेट पास पारा टीचर का जब बैठक में ग्रेड पे तय हुआ था, महाधिवक्ता का लिखित राय था कि टेट पास पारा शिक्षक को वेतनमान दिया जा सकता है, तो इसमें फिर मिलना चाहिए। प्रेमिका की बेवफाई से खफा युवक ने उसकी जान लेने की कोशिश की। प्रेमिका पर धारदार हथियार से हमला कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। घटना के बाद प्रेमिका को अस्पताल में भर्ती किया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। उसकी हालत फिलहाल स्थिर बनी हुई है। घटना के बाद आरोपी युवक को स्थानीय लोगों ने पकड़ लिया और उसकी जमकर धुनाई की। बाद में युवक को पुलिस के हवाले कर दिया गया। जानकारी के अनुसार पश्चिमी सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर थाना क्षेत्र के पोकाम गांव में बुधवार सुबह युवती अपने घर के पास बर्तन धो रही थी। इसी दौरान संजय बेहरा नामक युवक अपने हाथ में धारदार भुजाली लेकर आया और युवती के पेट पर कई हमले कर जख्मी कर दिया, जिससे युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। लहूलुहान युवती को घायल अवस्था में जगन्नाथपुर अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। इधर घटना को अंजाम देने के बाद आरोपी भाग गया। बाद में आरोपी प्रेमी भी घायल प्रेमिका को देखने मोटरसाइकिल से पीछा करते हुए आया, जिस पर लड़की के जीजा और उसके सहयोगी ने युवक को पकड़ लिया। उसके बाद लोगों ने उसकी जमकर पिटाई की और जगन्नाथपुर पुलिस को सौंप दिया। इधर घटना के संबंध में बताया जाता है कि आरोपी संजय बेहरा युवती के साथ प्रेम करता था और उसे लेकर भाग गया था, लेकिन युवती उसके पास से भागकर वापस आ गई थी। इस बात से युवक नाराज था और उसने अपनी प्रेमिका की जान लेने की कोशिश की। इधर पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। वहीं राष्ट्रीय राजमार्ग 4 किलोमीटर तालाब में तब्दील हो जाने से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर विधायक संजीव सरदार द्वारा विधानसभा समिति में मामले को रखने के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा इस मामले को संज्ञान में लेते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग के उच्च पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता विनोद कश्यप द्वारा विधायक संजीव सरदार के साथ रोड का अवलोकन किया गया। इस दौरान विधायक संजीव सरदार एवं कार्यपालक अभियंता झमाझम बारिश के बीच बाइक से रोड का निरीक्षण करते दिखाई दिए। वहीं विधायक द्वारा दुर्गा पूजा से पहले सड़क की मरम्मत करने की मांग रखी गई। इसके बाद कार्यपालक अभियंता ने कहा कि जल्द ही सड़क का मरम्मत कर दिया जाएगा। से लेके रसून चौपा के बीच में जो गड्ढा होने के कारण प्रत्येक दिन एक 4 व्हीलर गाड़ी पलट रहा है और कोई जान माल का भी जख्म लोगों को लेके अवगमन कर रहे हैं। और आज इसी के उद्देश्य से विगत बैठक में यही निर्णय हुआ था कि संयुक्त रूप से विभाग के साथ संयुक्त रूप से निरीक्षण करके पूजा का पहले मरम्मत कराया जाएगा। और उसी के लिए आज हम लोग हमारे कार्यपालक अभियंता के साथ हम लोग ये निरीक्षण किए और ये अभी आदेश देंगे इसका मरम्मत करने का, ताकि कम से कम लोगों को सहूलियत हो और जान जोखिम लोगों का। विधायक संजीव सरदार ने कहा कि हाथा उड़ीसा मार्ग से रोज 50,000 से ज्यादा लोगों का आवागमन होता है। ये महत्वपूर्ण सड़क है जो एक राज्य से दूसरे राज्य को जोड़ता है, मगर इस सड़क का बदला होना काफी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि जल्द ही सड़क की मरम्मत करने की मांग रखी जाएगी। उम्मीद है कि पूजा से पहले ये सड़क मरम्मत हो जाएगा। का आज हम लोग इस विभाग के कार्यपालक अभियंता और साथ साथ हमारे कनीय अभियंता के साथ इस पथ को आज निरीक्षण किया गया है। विगत दिन हमारे झारखंड विधानसभा की कमेटी माननीय हमारे सभापति सविता महतो जी के अध्यक्षता में विधानसभा में पर्यावरण पॉल्यूशन के अध्यक्ष के अध्यक्षता में एक बैठक रखा गया और उस बैठक में ये राष्ट्रीय राजमार्ग के संबंधित मामला हमारा जो चाईबासा से लेके उड़ीसा बॉर्डर तक है, यहाँ पे लगभग प्रत्येक दिन लगभग 50,000 की आबादी आवागमन करते हैं और कहीं जगह में 5 फीट कहीं। और उधर मुसाबनी में शॉर्ट सर्किट से घर में भीषण आग लग गई, जिसकी वजह से घर में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। मामला मुसाबनी थाना क्षेत्र के मुसाबनी नंबर 1 पोस्ट ऑफिस के पीछे स्थित सिपाही लाइन मोहल्ले की है, जहां
SCL कंपनी के क्वार्टर में रहने वाले टेलर मास्टर शेख फारूक अली के घर में बीती देर रात लगभग 2 बजे बिजली आने के बाद अत्यधिक विद्युत प्रवाह हो जाने से शॉर्ट सर्किट हो गया, जिससे घर में आग लग गई। जिस समय घर में आग लगी उस समय घर के लोग और आसपास के सभी लोग गहरी नींद में सो रहे थे। गनीमत ये रही कि पड़ोस के क्वार्टर में सो रहे संजय शर्मा नामक युवक रात के 2 बजे जब टॉयलेट करने के लिए उठा तो देखा कि पड़ोस में रहने वाले टेलर मास्टर शेख फारूक अली के घर में भीषण आग लगी हुई है। तुरंत बगल के कमरे में सो रहे फारूक अली को जाकर जगाया, तब पता चला कि जिस घर में आग लगी है उस घर में फारूक की बूढ़ी मां उसी कमरे में सो रही है। आग घर में पूरी तरह लगकर आग की लपटें उठ रही थी। घटना की जानकारी मिलते ही पास के बाबूलाइन निवासी युवक बाबू बेड़ा भी मौके पर पहुंच गया और संजय शर्मा और बाबू बेड़ा ने तत्परता दिखाते हुए जान की बाजी लगाकर घर का दरवाजा तोड़कर घुसे और घर में सो रही फारूक की बूढ़ी मां को पकड़कर सुरक्षित बाहर निकाला, जिससे उसकी जान बच गई और बड़ा हादसा होने से टल गया। घटना के बाद बिजली विभाग के अधिकारियों को सूचना देकर लाइन कटवाया गया और किसी तरह आग को बुझाया गया। तब तक घर में रखी पलंग, अलमीरा, आलना सहित सभी सामान जलकर राख हो गया। इस आगजनी में घर का एक भी सामान नहीं बच पाया। सुबह घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय मुखिया दुलाराम माहली और युवा समाज सेवी वीर बहादुर सिंह पीड़ित परिवार के घर पहुंचकर मामले की जानकारी ली और घटना में हुए जानमाल की क्षति के लिए प्रशासन से मुआवजे की मांग की है और घटना के लिए दोषी बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। दुख की बात है कि रात को घटना घटा, लेकिन हमको सुबह सूचना मिला और जहाँ तक हमको जानकारी मिला है कि हाईएस्ट मैंने उसका जो वोल्टेज है उसी का चलते हुआ है, इसीलिए इसका घर का सारा सामान जल के राख हो गया और बहुत गरीब आदमी है, गरीब परिवार का है। तो मैं प्रशासन से मांग करता हूँ, ये मेरा निवेदन है कि जितना संभव इनको सहयोग दिया जाए, यही रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये बहुत गरीब परिवार है और इस तरह का दोबारा घटना ना हो, इसका भी सुधार किया जाए। यही मेरा बिजली विभाग से भी मेरा ये कहना है। आप खुद यहाँ के मुखिया हैं, आपके ऊपर भी जिम्मेदारी है इस तरह की व्यवस्था को बनाना, आप क्या पहल कर रहे हैं? हम अपना तरफ से बिजली विभाग से भी बात करेंगे और प्रशासन से भी बात करेंगे कि इस व्यवस्था को जल्द से जल्द किस तरह का सुधार आ जाए। हम सब मिलकर हम लोग प्रयास करेंगे, लेकिन पहले इसको सहयोग कुछ देना चाहिए प्रशासन को, ये मेरा मांग है। वहीं बरसात के साथ ही जमशेदपुर शहर में डेंगू मरीजों की संख्या में भी बढ़ोतरी हो रही है, जिसे लेकर प्रशासनिक तंत्र सचेत है। वहीं अस्पतालों में मरीजों को बेड मिलना भी मुश्किल हो रहा है। सिर्फ जमशेदपुर ही नहीं, झारखंड के विभिन्न जिलों के अलावे बिहार भी इसकी चपेट में है। हालांकि बरसात में मौसमी बीमारी डेंगू और चिकनगुनिया होना आम बात है, लेकिन इस वर्ष पिछले वर्ष की भांति डेंगू मरीजों की संख्या में बेतहाशा वृद्धि देखी जा रही है। आलम यह है कि शहर के अस्पतालों में बेड की कमी होने लगी है। कोल्हान के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल की बात करें तो यहाँ प्रावधान के अनुसार मजबूरन वश जमीन पे लेटाकर इलाज किया जा रहा है। सरकारी आंकड़ा पर गौर फरमाएं तो 3 अक्टूबर तक कुल 8,802 सैंपल की जांच में 1,170 लोग डेंगू पॉजिटिव पाए गए हैं। वर्तमान में 217 लोगों का इलाज अस्पताल में चल रहा है, जबकि 42 लोगों को अस्पताल से डिस्चार्ज किया गया। वहीं मौसमी बीमारी से ही मौतों की संख्या भी काफ़ी ज़्यादा है। फिलहाल इस बीमारी को रोकने के लिए प्रशासनिक विभाग लगातार कार्य कर रही है। वहीं डॉक्टरों द्वारा इसे रोकने और बचने के लिए उपाय भी बताए जा रहे हैं। MGM अस्पताल के उपाध्यक्ष डॉक्टर नकुल चौधरी ने लोगों को सचेत करते हुए जानकारी दी कि घर और उसके आसपास किसी भी तरह से जल जमाव को नहीं होने दे, जिसमें पनपने वाले मच्छर के काटने से ये बीमारी फैलती है। इसलिए जल जमाव और मच्छर पनपने की संभावना वाली जगहों पर एंटी लार्वा का छिड़काव करते रहना चाहिए। इससे इन बीमारियों में कमी लाने में सहायक हो सके। कि जहाँ तक सवाल डेंगू वायरस के फैलने का है और जो डेंगू बुखार हो रहा है, ऐसा जो डेंगू है उसकी संख्या सिर्फ कोल्हान नहीं बल्कि पूरे झारखंड में ये फैला हुआ है और बिहार के भी कुछ पार्ट हैं जहाँ की डेंगू फैला हुआ है और बाकी सालों की तुलना में ये काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है और लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि जो डेंगू वायरस है नॉर्मली जो मच्छर पनपता है और मच्छर से डेंगू वायरस होता है, मच्छर के काटने से। तो जो मच्छर है वो गंदगी में पनपता है या जहाँ पे जल जमाव है और जल की सफाई नहीं हो रही है तो वहाँ पे ये मच्छर पनपता है और इसके कारण डेंगू वायरस फैलता है।
तो लोगों से मेरी यही अपील रहेगी कि अगल बगल जो गंदगी है उसको दूर रखें, साफ रखें। जहाँ भी गंदगी है उसकी जितनी जल्द हो सके सफाई करें। अगल बगल अगर छोटे मोटे गड्ढे हैं या बड़े भी गड्ढे हैं जहाँ पे कि जल जमाव की समस्या हो सकती है या हो रहा है, क्योंकि अभी लगातार बारिश हो रहा है, तो जल जमाव को रोकने का जो भी साधन है वो ज़रूर अपनाया जाए। बीच बीच में जो वहाँ छिड़काव है एंटी लार्वल का या एंटी मॉस्किटो छिड़काव है, जहाँ भी जल जमाव है वहाँ छिड़काव हो और छोटे मोटे अगर गड्ढे हैं तो उसे भर दिया जाए। तो मूल रूप से हम ये कहना चाहेंगे कि जहाँ भी मच्छर पनपने की समस्या है और जहाँ भी मच्छर पनप सकता है उसको हटा दिया जाए, उसको दुरुस्त कर दिया जाए और यदि जल जमाव नहीं होगा मच्छर की संख्या में कमी आएगी। उधर सरायकेला जिले के आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आदित्यपुर बस्ती आई रोड के लोगों ने बस्ती के एक मकान को दूसरे समुदाय को बेचे जाने के विरोध में एक बार फिर आदित्यपुर थाना पहुंचकर विरोध प्रदर्शन किया। आदित्यपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत आई रोड बस्ती निवासी स्थानीय लोगों द्वारा लंबे समय से संजय लाल नामक व्यक्ति द्वारा अपने मकान को 11 लाख रुपए में अन्य समुदाय को बेचे जाने से नाराज लोगों द्वारा बीते कई महीने से लगातार विरोध किया जा रहा है। मामले को लेकर बस्ती के लोगों द्वारा सरायकेला पुलिस अधीक्षक के समक्ष भी गुहार लगाई गई है। इसी कड़ी में बुधवार आदित्यपुर बस्ती के दर्जनों महिला एवं पुरुषों ने थाना पहुंचकर अपना विरोध जताया। बस्ती वासियों का कहना है कि संजय लाल नामक व्यक्ति द्वारा 11 लाख कीमत में अपने पुराने मकान को शाकिर अली नामक व्यक्ति को बेच दिया गया है, जिसका विरोध स्थानीय कर रहे हैं। बस्ती वासियों द्वारा बताया गया कि वह उक्त मकान को लोग भी खरीदना चाहते हैं, लेकिन अधिक कीमत पर संजय लाल द्वारा बस्ती के लोगों को घर बेचने के बजाय बाहरी व्यक्ति को बेच दिया गया है, जिससे भविष्य में बस्ती का सौहार्दपूर्ण माहौल बिगड़ सकता है। इधर बस्ती वासियों का कहना है कि पुलिस द्वारा उक्त मामले में कार्रवाई नहीं की जा रही है, तो मामले को सरायकेला अनुमंडल न्यायालय में भेजा जाए, जिससे अनुमंडल न्यायालय द्वारा मामले को लेकर न्याय संगत कार्रवाई की जा सके। और एसपी साहब को भी दिया गया है और थाना प्रभारी जी 17 तारीख को स्वयं अपने हाथ से उनका उस मकान का दखल उनको दे दिए मुस्लिम परिवार को। अगर मान के चलिए रास्ता नहीं निकल रहा तो मामला को न्यायालय ले जाना चाहिए था। न्यायालय नहीं जाकर के एक पक्षीय कार्रवाई करते हुए वो उनको दे दिए, क्योंकि ये साफ साफ कोई भी आदमी देख सकता है। इसमें हम लोग पूरा बस्ती वाला का हम लोग यही अनुरोध है, एक पार्टी को बुला के चाबी क्यों दिया, सबसे पहला नंबर। दूसरा नंबर में जब हम लोग उसको चाबी और रखा था 6 महीना से रखा था, वो जैसे बोला जब पैसा पूरा कर दीजिए, हम लोग पैसा पूरा करने अभी तक हम लोग नहीं सके। क्या के लिए हम लोग की ईमानदारी का कमाई है, सब मतलब 8-10 हज़ार रुपया में कमाता है, तो कहाँ से हम लोग उतना अभी 11 लाख 12 लाख रुपया हम लोग ला के देंगे। वहीं चक्रधरपुर में हुई भारी बारिश से नदी नाला तालाब भरने के साथ साथ लोगों का घर भी ढह गया है। कई जगह कच्चे मकान भर भरा कर गिर गए हैं। कच्चे मकानों में रहने वाले गरीबों के लिए ये भारी बारिश आफत की बारिश साबित हो रही है। सबसे खराब हालत और कच्चे मकान गिरने की घटना चक्रधरपुर के पोटका में देखने को मिली है। यहाँ बड़ी संख्या में लोग कच्चे मकान में रहते हैं। लगातार हुई बारिश में यहाँ ज्यादातर कच्चे मकान ढह गए हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी कोई भी सरकारी अधिकारी और जनप्रतिनिधि इन गरीबों की सूध नहीं ले रहा है और ना ही इन्हें मदद पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। बुधवार सुबह तक यहाँ 9 लोगों के घर या तो लगातार बारिश में ढह गए थे या फिर ढहने के कगार पर आ चुके हैं। पोटका के युवा सामाजिक कार्यकर्ता एलन मुंडा का कहना है कि पोटका में बड़ी संख्या में लोग कच्चे मकान में रहते हैं। प्राकृतिक आपदा का उन्हें प्रत्येक वर्ष को भाजन बनना पड़ता है, लेकिन सरकार और प्रशासन के द्वारा इन पीड़ितों को कोई मदद नहीं दी जाती है। अब जिनके मकान गिरे हैं उनके लिए कई सारी समस्या उठ खड़ी हुई है। गरीबी में फिर से घर कैसे बनाए, फिलहाल कहाँ रहें, कहाँ खाना पकाए, कहाँ खाएं और कहाँ रहें, ये समस्या इन लोगों पर टूट पड़ी है। पीड़ितों को मदद की जरूरत है। इसी छोटी सी बारिश में भी आज घर की स्थिति किस तरह से भयावह हो गई है, इसमें हमको समझ में हम लोग को आता है कि नगर पालिका इस मैंने साफ सफाई में कितना दुरुस्त करने में कितना मुस्तैद है। हमको लगता है कि शहर की जो मुख्य नाली है, हर जगह हर नाली जाम है, कहीं पर सफाई की व्यवस्था नहीं है। अगर सफाई की
मुख्य जो नालियां हैं, अगर सफाई की व्यवस्था रहती तो ये नाली का जो पानी है और ये जो देख रहे हैं ये सड़क पे नहीं आ जाती। खैर वैसे वही हाल ब्लॉक कॉलोनी में भी है, जहाँ ब्लॉक के का जो बिल्डिंग बन रहे हैं उसके मलबा जो है उसका मलबा भी पूरा मुख्य नाली में वहाँ भी आ गया है, वहाँ भी पूरा एकदम जाम है। कॉलोनी से आदमी को निकलना दूभर हो गया। कुल मिलाकर देखा जाए तो इसमें नगर पालिका की कार्यशैली पर मैंने सवाल उठता है। हम समझते हैं कि इसके बाद से नगर पालिका के जो नए कार्यपालक आए हुए हैं उनसे हम आशा करेंगे कि शहर के सभी प्रमुख नालियों का सबसे पहले इसका साफ सफाई कराएं, ताकि शहर के आम आवाम को सुविधा मिल सके। इस तरह की जो परेशानी झेलनी पड़ रही है छोटे छोटे बारिश में भी, ये देखने को नहीं मिले। वहाँ के इस खेत के बारे में सब लेके गई कि होगा काम, पूरा गर्मी सीजन पार हो गया लेकिन नहीं हो पाया। अभी तक वो नाली का कुछ उपाय नहीं हो पा रहा है और ये 12 महीना खेते में बारिश जाती है। कौन मैडम को दिखाया उससे? कौन मैडम? एसडीएम मैडम को, रीना हंसदा को। अच्छा। वो आई थी, इस समय हम लोग लेके आए थे। अच्छा। और यहाँ से दिखा के गए, तो इसके बारे में विचार होगा बोली, और उसके बाद अभी हो गया कम से कम फरवरी या मार्च महीना में, और अभी तक कुछ ही नहीं हो पाया, जो कि बारिश में अभी हम लोग खेती के चलते झेल रहे हैं। बहुत अभी धान का बहुत नुकसान होगा। बहुत नुकसान होगा। अभी पिछला बार तो धाने नहीं हुआ, बारिश नहीं हुआ, अच्छी बारिश नहीं हुई। नहीं बारिश हुई थी, पर ये प्लास्टिक जाता है जो पूरे खेतों में, उसके कारण कोई काट नहीं पाता। और आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।